हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 59 फॉर क्लास 10th विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 23 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। चैप्टर 11 है ये, ठीक है। और इसमें पहले जो पार्ट है ह्यूमन आई के बारे में, यानी जो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सारी जो यहाँ पर डिजीज दी गई थी, ठीक है, वो सब पोर्शन जो है सीबीएसई जो सिलेबस है उससे डिलीट कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपको वो नहीं पढ़ना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अपवर्तन, तो सभी बच्चे जानते हैं अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपने सीधे पथ से मुड़ने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। आपने ग्लास स्लैब का एग्जाम्पल हमने किया था, तो उसमें क्या था, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, अपने पथ से मुड़ जाता है, जिसको हम अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रिज्म। प्रिज्म बच्चों, सभी बच्चों ने प्रिज्म जो है देखा होगा, तो आपने देखा है ये किसका बना होता है, ये कांच का बना होता है। प्रिज्म किसका बना है, कांच का। और इसमें 2 त्रिकोणीय आधार व 3 आयताकार पार्श्व सतह होती हैं, आप चित्र में देख पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रिज्म कोण क्या होता है, तो 2 निकटवर्ती पार्श्वस्तों के बीच का कोण जो है वो क्या है, वो प्रिज्म कोण होता है। तो ये जो कोण है ये प्रिज्म कोण होता है। नेक्स्ट है प्रिज्म से अपवर्तन। तो हमने पिछले अध्याय में आयताकार स्लैब से अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया है। प्रिज्म से अपवर्तन उससे थोड़ा सा अलग है। तो बच्चों जो आयताकार स्लैब का अपवर्तन है वो जो है कुछ अलग है, किससे, जो प्रिज्म का अपवर्तन है। प्रिज्म में निर्गत किरण की दिशा आपतित किरण की दिशा से भिन्न होती है, ठीक है। तो ये आपतित किरण की दिशा है और ये निर्गत किरण की दिशा है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं। इस कारण प्रिज्म से अपवर्तन के दौरान एक रोचक घटना होती है। तो ये दिशा अलग होने के कारण देखिए स्लैब में क्या होता है कि जो आपतित किरण है वो निर्गत किरण के समानांतर होती है, जबकि इसमें दोनों की दिशा बिल्कुल अलग हो जाती है। और इस तरह से आपतित किरण और निर्गत किरण इनके बीच से जो है इस तरह से कोण बनता है, जिसको हम विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे, इसको हम विचलन कोण कहते हैं। और जब प्रिज्म से अपवर्तन होता है तो एक और रोचक घटना होती है, जिससे सूर्य का प्रकाश जो है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं कि जब प्रकाश जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर 7 रंगों में बट जाता है। विक्षेपण क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म जो है वो श्वेत प्रकाश को 7 अवयवी रंगों में विभक्त कर देता है। तो बच्चों आपने इंद्रधनुष देखा है, जिस तरह इंद्रधनुष होता है उसी तरह जो प्रिज्म है वो भी प्रकाश जो देखो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, उसकी किरण कैसी है, सफ़ेद रंग की। और ये सफ़ेद रंग की किरण जो है ये 7 रंगों में बट जाती है, जो इंद्रधनुष के रंग होते हैं। आप अगर प्रिज्म को प्रकाश के सामने उसको जो है हिला के देखोगे तो आप देखोगे उसमें आपको कलर जो रंग हैं वो नज़र आएंगे। अब देखिए वो 7 रंग कौन से होते हैं, 7 रंग होते हैं वायलेट, इंडिगो, ठीक है, उसके बाद क्या है ब्लू, उसके बाद है ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो आप इसको याद कर सकते हैं विबग्योर, ठीक है बेटा। आप इसको याद कैसे करेंगे, विबग्योर। तो जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को विक्षेपण कहा जाता है। प्रकाश की किरण का 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। विबग्योर इन रंगों को क्रम से याद रखने की एक युक्ति है। अवयवी वर्णों के इस बैंड को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी जब ये बैंड जो है हमें दिखाई देता है ऐसे जो प्रकाश के विभक्त होने के बाद 7 रंग जो दिखाई देते हैं, उस बैंड को हम क्या कहते हैं, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम बनने का क्या कारण होता है, देखिए सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है, सफ़ेद प्रकाश है, वो 7 रंगों से बना होता है। और हर रंग का क्या होता है, हर रंग का अपना एक तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश जब श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है
तब उसमें उपस्थित सभी वर्ण यानी जो रंग हैं वो अलग अलग कोण पर मुड़ जाते हैं, क्योंकि बच्चों उनकी तरंग दैर्घ्य जो है वो अलग अलग होती है, इसलिए वो अलग अलग कोण पर मुड़ते हैं और फिर प्रिज्म से वो निकलते हैं और जिससे हमें एक स्पेक्ट्रम जो है वो प्राप्त होता है। अब देखिए जो तरंग दैर्घ्य है वो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य जो है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम मुड़ता है, यानी लाल रंग की तरंग दैर्घ्य वो सबसे ज़्यादा है और सबसे कम मुड़ती है, जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और वह सबसे अधिक मुड़ता है। अब जो विचलन कोण होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1/तरंग दैर्घ्य के बराबर। ठीक है, जिसकी जितनी ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होगी उतना ही वो कम मुड़ेगा, यानी उसका विचलन कोण उतना ही कम होता है, और जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी वो उतना ही मुड़ जाएगा, यानी उतना ही उसका विचलन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम विचलन कोण का पता लगा सकते हैं तरंग दैर्घ्य से। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा जिसके कारण वो सबसे कम मुड़ेगा। अब हम करेंगे इंद्रधनुष के बारे में। इंद्रधनुष क्या है? यह एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, यानी प्रकृति द्वारा बनने वाला स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष मनुष्य तो नहीं बनाता, इंद्रधनुष बारिश के बाद जो है आसमान में दिखाई देता है। तो ये कैसा है? ये एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण होने पर उत्पन्न होता है। तो बच्चों जब बारिश आती है उसके बाद जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, वो पानी की बूंदों के कारण जो रंग हैं, वर्ण हैं, उनमें विभाजित हो जाता है। तो कैसे होता है? जल की छोटी बूंदें किसकी तरह कार्य करती हैं? वहां पर जल की जो छोटी छोटी बूंदें हैं आसमान में वो प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन बूंदों में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तब अपवर्तित और विक्षेपित होता है। तो देखिए हम यहाँ पर चित्र में समझेंगे कि ये जो है इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया है। जब ये जो है पानी की बूंद हो गई, अब पानी की बूंद जब प्रकाश जो है इसके अंदर प्रवेश करता है तो सबसे पहले ये हो गया, उसके बाद क्या होगा? अपवर्तन होगा। अपवर्तन क्यों होगा? क्योंकि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। ये हवा का माध्यम है, ये जल का माध्यम है, तो अपवर्तन हो गया। अपवर्तन हो गया, अपवर्तन के कारण जो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये विक्षेपण हो जाएगा। ठीक है, यानी जो प्रकाश की किरण है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? अपवर्तन। अपवर्तन के बाद हुआ विक्षेपण। विक्षेपण के बाद क्या होता है कि पुनः आंतरिक परावर्तन होता है। आंतरिक परावर्तन यानी जो हमारे पास ये जो बूंदें हैं पानी की, इन्हीं के अंदर जो किरण है अंदर ही मुड़ जाती है, जिसको हम पूर्ण अंतः परावर्तन कहते हैं। ठीक है, परावर्तन यानी टकरा के वापिस आना। तो इस तरह से ये पूर्ण अंतः परावर्तन होगा और फिर से ये जब बाहर निकलेगी तो ये फिर से अपवर्तन हो जाता है। और फिर हम जब देखते हैं इसको तो हमें यहाँ पर इस तरह का स्पेक्ट्रम 7 रंगों में बटा हुआ स्पेक्ट्रम नजर आता है। तो ये है इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया। सो बेटा जब सूर्य का प्रकाश इन बूंदों में प्रवेश करता है तब अपवर्तित व विक्षेपित होता है और फिर पुनः आंतरिक परावर्तन के पश्चात पुनः विक्षेपित होकर जल की बूंदों से निर्गत होते हुए इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा इंद्रधनुष बनता है। अब देखिए प्रश्न 1 है कि प्रकाश के आयताकार, बेटा ये आयताकार लिखा हुआ है, ये आयताकार आप कर लीजिएगा। आयताकार स्लैब से विक्षेपण प्रिज्म के विक्षेपण से किस प्रकार भिन्न है? तो आइए बेटा करते हैं आंसर। तो बेटा आयताकार स्लैब का विक्षेपण जो है, आयताकार स्लैब में अपवर्तन और जो प्रिज्म है उनमें क्या अंतर है? यहाँ से आप आंसर करेंगे। आयताकार स्लैब में आपतित किरण तथा निर्गत किरण वो जो है क्या होती हैं? समांतर होती हैं, जबकि प्रिज्म में निर्गत किरण की दिशा आपतित किरण की दिशा से भिन्न होती है। और सूर्य का श्वेत प्रकाश भी प्रिज्म में क्या हो जाता है? विक्षेपित हो जाता है, वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। श्वेत प्रकाश प्रिज्म में 7 रंगों में बट जाता है, क्योंकि जो इसकी सतह हैं वो एक दूसरे के समांतर यहाँ पर नहीं है प्रिज्म में, जबकि स्लैब में वो सतह जो है एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो इसमें ये कारण होता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रकार होता है? तो बेटा ये जो है कंप्लीट इंद्रधनुष का निर्माण आपको दिया गया है बहुत ही अच्छी तरह से, और ये चित्र भी बहुत ज़रूरी है। तो चित्र और ये जो है आप बनाएंगे, ये आपका फिर कंप्लीट
क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पेपर में पूछा जाता है, बहुत बार आप पेपर उठाएंगे सीबीएसई के तो आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रश्न 3 है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे डैश होता है और बैंगनी का डैश सबसे कम होता है। तो देखिए लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो आप इसमें लिख लेंगे अधिक। ठीक है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, वह बैंगनी का तरंग दैर्घ्य, इसमें क्या आ जाएगा तरंग दैर्घ्य, दूसरे में आ जाएगा तरंग दैर्घ्य, वो क्या होता है सबसे कम होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4, किसी प्रिज्म का विक्षेपण कोण किसे कहते हैं। तो बेटा किसी भी प्रिज्म का विचलन कोण विक्षेपण कोण जो है वो किसे कहेंगे। तो हमने जो है यहाँ पर देखा था कि ये जो कोण है ये क्या है, विचलन कोण है। आपतित किरण और निर्गत किरण, ठीक है, इनसे जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, वो विचलन कोण कहलाता है। तो आइए बेटा करते हैं आंसर। सो यहाँ से आंसर लिख लीजिए, आपतित तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को प्रिज्म का विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।